नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देश के उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे कल ही आ गए। भारतीय जनता पार्टी या यूं कहूं कि एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने 452 वोट हासिल करके विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी साहब को 152 वोटों के अंतर से हरा दिया, क्योंकि विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार रेड्डी साहब को सिर्फ 300 ही वोट मिल पाए। ये तमाम चीजें तो आपने अखबारों में पढ़ ली होगी, लेकिन मैं इसके एक अलग पहलू को लेकर आपके सामने आया हूं। उपराष्ट्रपति चुनाव का नतीजा आ गया। पहले दिन से मैं लगातार ये कह रहा हूं कि नंबर गेम के मामले में एनडीए गठबंधन को बहुमत हासिल है, एनडीए गठबंधन को बढ़त हासिल है, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार का जीतना तय है। लेकिन शायद ये देश का पहला उपराष्ट्रपति चुनाव होगा जिसमें विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार को इतने ज्यादा यानी 300 वोट मिले होंगे। और इसके साथ ही अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करते हुए सभापति के आसन पर बैठकर जगदीप धनखड़ की जगह अब सीपी राधाकृष्णन साहब नजर आएंगे। लेकिन क्या सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी गठबंधन में जो टकराव धनखड़ के जमाने में देखने को हमें मिला था, 2022 से लेकर 2025 तक लगातार देखने को मिला था, चाहे वो संसद का कोई सा भी सत्र हो, क्या वो टकराव अब समाप्त हो जाएगा? क्या वो टकराव अब खत्म हो जाएगा? क्या अब जो नए सभापति के तौर पर कार्रवाई का संचालन करते हुए नजर आएंगे देश के नए 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन साहब, वो सरकार और विपक्ष दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे? क्योंकि धनखड़ साहब की विदाई हुई, एक अलग तरीके से उनकी विदाई हुई, उनकी विदाई पर कई तरह के सवाल उठे, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा मापदंड स्थापित कर दिया है कि अब उस मापदंड पर चलते हुए विपक्षी दलों को भी संतुष्ट कर पाना और सरकार के एजेंडे को भी लागू करवा पाना सदन के अंदर ये नए सभापति सीपी राधाकृष्णन साहब के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तो क्या होगा आगे चलकर और किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने प्रतिक्रिया दी, किस तरह से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी, उनकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है क्योंकि राज्यसभा में वो विपक्ष के नेता भी है और उन्हीं का जो सबसे पहला टकराव समझ लीजिए या सबसे पहला वाद विवाद समझ लीजिए, वो देश के नए उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन साहब से होगा। लेकिन उससे पहले जीत के उन पहलुओं से भी मैं आपको अवगत करा दूं जो आमतौर पर आपके सामने नहीं आएगा। और जिस जीत की बात कही जा रही है उस जीत में 14 और 15 नंबर का खास जिक्र है। जी हां, 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, लेकिन 14 और 15 नंबर का बड़ा ही खास संयोग नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन साहब के साथ बनता हुआ नजर आ रहा है। वो मैं आपके सामने रख देता हूं, थोड़ा सा तथ्यों को आंकड़ों को बता देता हूं। लोकसभा में 543 सदस्य, एक सीट खाली 542, राज्यसभा में 245 सदस्य, 6 सीट खाली 239, यानी लोकसभा और राज्यसभा के कुल मिलाकर 781 सांसद योग्य थे उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट करने के लिए। लेकिन इसमें से सिर्फ 767 सांसदों ने वोटिंग की, यानी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बीआरएस यानी के चंद्रशेखर राव साहब की पार्टी के 4 सांसद थे, वो पहले ही वोटिंग से अलग रहने का ऐलान कर चुके थे। बीजू जनता दल साहब की पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद थे, वो भी पहले ही वोटिंग से अलग रहने का ऐलान कर चुके थे। अकाली दल के एक सांसद भी वोटिंग से अलग रहे और एक निर्दलीय जो पंजाब से सरबजीत सिंह खालसा है, उन्होंने भी चुनाव का बहिष्कार कर दिया। तो 781 में से 14 सांसदों ने मतदान नहीं किया, अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ 767 सांसदों ने वोटिंग की। और इसमें भी 767 सांसदों में से भी 15 सांसदों के वोट अवैध पाए गए। जी हां, अब ये सवाल आप सोचते रहिए कि किस तरह के सांसद चुनकर जाते हैं कि वो उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण चुनाव में भी सही तरीके से अपने मतों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से वोट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से होता है, एक खास पेन से होता है जो पेन निर्वाचन अधिकारी ही देते हैं। अब ये सवाल आप सोचते रहिए कि इन 15 सांसदों के जिनके वोट अवैध घोषित हो गए हैं, क्या इनसे गलती से गलत तरीके से वोट हो गया कि इनका वोट अवैध डिक्लेयर कर दिया गया या जानबूझकर इन्होंने गलती की? तो 14 सांसदों ने वोट नहीं किया, 15 सांसदों के वोट अवैध घोषित हो गए। तो 767 में से अगर 15 हटा देते हैं तो 752 कुल वैध वोट थे, जिसमें से आंकड़ा मैं बता चुका हूं, 452 एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को मिले और 300 वोट जो है वो विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार को मिले। लेकिन यहां एक और आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है। 14 और 15 का आंकड़ा मैं बता चुका हूं आपको,
एक और 15 का आंकड़ा बहुत दिलचस्प है देश के 15वें उपराष्ट्रपति के साथ। जैसा मैंने बताया कि 752 वैध वोट, 452 एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को, 300 जो है विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार को, लेकिन यहां भी 15 का खेला है। 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, 14 या 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर नहीं आ पाएगा क्योंकि गुप्त मतदान प्रणाली के जरिए वोट हुआ है। लेकिन 15 का फिगर मैं आपके सामने कैसे रख रहा हूं वो मैं तथ्यों के साथ बता देता हूं। वोटिंग के बाद कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने पोस्ट किया सोशल मीडिया पर कि विपक्षी इंडिया गठबंधन के 315 सांसदों ने एकजुट होकर वोट किया, यानी 100% वोटिंग है। ध्यान दिलाता हूं, फिर दोबारा बताता हूं, 315 सांसदों ने एकजुट होकर वोट किया, लेकिन विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार को वोट मिले कितने? सिर्फ 300। तो वो 15 सांसद कौन से थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की? तो 14 ने वोट नहीं किया, 15 के वोट अवैध घोषित हो गए और 15 सांसदों ने एक तरह से क्रॉस वोटिंग कर दी, क्योंकि 315 का आंकड़ा जयराम रमेश ने बताया, विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार को सिर्फ 300 वोट मिले। वहीं एनडीए की बात अगर मैं करूं, 293 लोकसभा के सांसद थे, एनडीए पूरे गठबंधन की बात करता हूं, राज्यसभा के 132, 11 सांसद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी यानी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी के, क्योंकि उन्होंने भी समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। एक अन्य सांसद उनके पास थे, यानी उनके पास जो कुल सांसद थे वो 437 सांसद थे और उनके उम्मीदवार को वोट मिले 452, यानी 15 ज्यादा। विपक्षी उम्मीदवार के 15 वोट कम हो गए, सत्तारूढ़ पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार के 15 वोट ज्यादा हो गए। तो ये 15 सांसद कौन थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की? और अब आते हैं कि नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन साहब के सामने आने वाले दिनों में किस तरह की चुनौती होगी। नंबर के मामले में, आंकड़ों के मामले में एनडीए को बढ़त हासिल थी, एनडीए गठबंधन जीत गया। उन्होंने एक रणनीति के तहत जिस तरह से इस्तेमाल किया, चाहे वो बीजू जनता दल का हो, चाहे वो बीआरएस का हो, कि वो वोटिंग प्रक्रिया से अनुपस्थित रहे, इससे भी भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नंबर के मामलों में मिली एनडीए गठबंधन की जीत को, सीपी राधाकृष्णन साहब के उपराष्ट्रपति पद पर मिली जीत को, हालांकि वो उपराष्ट्रपति होंगे, राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसके बावजूद राज्यसभा के सांसद, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता जयराम रमेश उनकी इस जीत को बीजेपी की नैतिक और राजनीतिक हार बताते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, आपके लिए चौंकना स्वाभाविक है, लेकिन जयराम रमेश ने जो सोशल मीडिया पर चुनावी नतीजे आने से पहले पोस्ट किया कि 315 सांसदों ने एकजुट होकर पोस्ट किया, 15 कहां है, उनको खोजबीन करनी चाहिए। चुनावी नतीजे आने के बाद उन्होंने क्या पोस्ट किया वो आपको पढ़ के सुना देता हूं। विपक्ष उपराष्ट्रपति चुनाव में पूरी तरह से एकजुट रहा। विपक्ष का प्रदर्शन निसंदेह रूप से सम्मानजनक रहा। संयुक्त उम्मीदवार न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त बी सुदर्शन रेड्डी ने 40% वोट हासिल किए। वर्ष 2022 में विपक्ष को केवल 26% वोट मिले थे, यानी जगदीप धनखड़ के समय जो विपक्षी गठबंधन की उम्मीदवार थी मार्गरेट अल्वा, उनको सिर्फ 26% वोट मिले थे। और इस बार जो है वो विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार यानी बी सुदर्शन रेड्डी को 40% वोट मिले। ये बात जयराम रमेश कह रहे हैं और वो सीधे सीधे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाजपा की यह अंकगणितीय जीत वास्तव में नैतिक और राजनीतिक दोनों तरह से हार है, यानी इस जीत को वो बीजेपी की नैतिक और राजनीतिक हार करार देते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि वैचारिक लड़ाई अनवरत जारी है। अगर नंबर का गेम देखेंगे तो शायद जयराम रमेश की बात से आप थोड़ा सा सहमत होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 2022 में जो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ था उस समय जगदीप धनखड़ को एनडीए उम्मीदवार के तौर पर 528 वोट मिले थे, जबकि इस बार एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन साहब को सिर्फ 452 वोट मिले। पिछली बार विपक्षी गठबंधन की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को, जैसे मैंने बताया, 182 वोट मिले और जगदीप धनखड़ यानी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के जीत का जो अंतर था वो 346 वोटों का था। और इस बार एनडीए उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन साहब सिर्फ 152 वोटों के अंतर से जीत पाए। तो निश्चित तौर पर विपक्षी उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिले और सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को पिछली बार की तुलना में कम वोट मिले। लेकिन लोकतंत्र संख्या का खेल है, जीत तो जीत होती है, भले ही वो एक वोट से जीत हो। तो भले ही कांग्रेस पार्टी इसको अपनी नैतिक जीत बताए, इसको राजनीतिक जीत बताए, बीजेपी को जो जीत मिली है उसको बीजेपी की नैतिक हार बताए, राजनीतिक हार बताते हुए नजर आए। लेकिन अब सच्चाई यही है कि एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन साहब चुनाव जीत गए हैं। राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करते हुए सभापति के तौर पर नजर आएंगे वो, और अब उन्हीं के साथ
चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, जयराम रमेश हो, कांग्रेस पार्टी के तमाम राज्यसभा सांसद हो या अन्य राजनीतिक दलों के, चाहे उसमें सत्तारूढ़ गठबंधन के हो या विपक्षी गठबंधन के हो, उनको अब सीपी राधाकृष्णन के सभापति रहते हुए ही राज्यसभा में अपने अपने मुद्दे उठाने पड़ेंगे। लेकिन इस मौके का इस्तेमाल करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी जबरदस्त बात याद दिला दी है। दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल चुनावी नतीजे आने के बाद सीपी राधाकृष्णन साहब को बधाई दी, पुरजोर तरीके से उनको बधाई दी। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जगदीप धनखड़ के कार्यकाल की याद दिलाते हुए एक चेतावनी भी, इशारों में एक चेतावनी देते हुए नजर आए। उन्होंने क्या कहा? वी होप द न्यू वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट विल अपहोल्ड द हाईएस्ट एथोस ऑफ पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन, इंश्योरिंग इक्वल स्पेस एंड डिग्निटी फॉर द अपोजिशन। उन्होंने कहा कि उनको उम्मीद है कि वो अपने संवैधानिक पद की मर्यादाओं का पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों, कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, विपक्षी राजनीतिक दल को दबाने की कोशिश नहीं करेंगे। उपराष्ट्रपति का जो पद होता है, संवैधानिक पदों के मामलों में देश में दूसरे नंबर का सर्वोच्च संवैधानिक पद माना जाता है राष्ट्रपति के बाद। और उन्होंने जगदीप धनखड़ के अचानक हुए इस्तीफे की भी याद दिलाते हुए कहीं ना कहीं डराने की कोशिश सीपी राधाकृष्णन साहब को की है और सीधे सीधे कहा है कि उम्मीद करते हैं कि वो पारदर्शिता के साथ, वो अकाउंटेबिलिटी के साथ और संवैधानिक पद की मर्यादाओं का पालन करते हुए काम करेंगे। तो जयराम रमेश का उनकी जीत पर सवाल उठाना, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का उनको बधाई देने के साथ साथ धनखड़ के कार्यकाल और धनखड़ के इस्तीफे के एपिसोड की याद दिलाना, ये अपने आप में इसको इशारों में एक चेतावनी समझ सकते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति चुनाव का नतीजा आ गया। एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन साहब चुनाव जीत गए। विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी साहब ने चुनाव जीतने वाले राधाकृष्णन साहब को बधाई दी, अपना समर्थन करने वाले सांसदों को धन्यवाद कहा। लेकिन अब जो सदन का अगला सत्र होगा, जो शीतकालीन सत्र होगा, उस शीतकालीन सत्र में भी टकराव आपको नजर आएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट से, जयराम रमेश के उठाए गए सवालों से ये बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। और जिस तरह से 300 वोट विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार को मिले हैं, इसका असर राज्यसभा की कार्रवाई के संचालन में भी आपको नजर आएगा। हाँ, एक बात तो तय है कि जगदीप धनखड़ साहब जितना बोलते थे उतना ज्यादा सीपी राधाकृष्णन साहब बोलते हुए तो नजर नहीं आएंगे। लेकिन चूंकि उनको विपक्षी राजनीतिक दलों के तेवर, विपक्षी राजनीतिक दलों के संख्या बल के साथ साथ सरकार के एजेंडे को भी सदन में लागू करवाना होगा, जो कि तलवार की धार पर चलने के बराबर है। जगदीप धनखड़ साहब आखिरी दौर में आके चूक गए थे और फिर किस तरह से उनको विदा होना पड़ा, ये हम और आप सभी जानते हैं। उस प्रकरण का दोहराना अभी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है या सही भी नहीं है, लेकिन उनके लिए बहुत ही मुश्किल भरे दिन आने वाले हैं और इसकी शुरुआत संसद के अगले शीतकालीन सत्र से हो जाएगी। तो फिलहाल युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म की तरफ से भी सीपी राधाकृष्णन साहब को उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। और दर्शकों से हम अपील और आग्रह करना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युगचरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को बढ़ाइए और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं और उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद राज्यसभा के अंदर अब जिस तरह का दृश्य दिखाई देगा उसको लेकर आपके मन में क्या कल्पना है, क्या आपको लगता है कि सीपी राधाकृष्णन साहब सही तरीके से राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हालांकि वो पुराने नेता है, जनसंघ के जमाने के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी रहे हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हैं। तो देखते हैं कि वो किस तरह से कार्रवाई का संचालन करते हैं। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। जाते जाते फिर आपसे अपील, फिर आपसे आग्रह, युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।